उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित आरक्षण घोटाले से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा एक याचिका जो कि श्री महेंद्र पाल जी के द्वारा दायर की गई थी, जिसका एसएलपी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंतिम रूप से फैसला ये दिया कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जितनी भी अब तक लिस्ट जारी की गई है उन सबको इग्नोर करते हुए राज्य सरकार 3 महीने के अंदर एक नई लिस्ट बनाएगी, पूरे लिस्ट को रिविजिट करते हुए, और इस लिस्ट में जो भी नए कैंडिडेट आएंगे उनको नियुक्ति पत्र देना होगा राज्य सरकार को। और इस लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं लेकिन लिस्ट में नहीं आएंगे उनको अभी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं वो उससे प्रभावित ना हो जाए, इसलिए इन कैंडिडेट्स को जो कि नई लिस्ट में नहीं आएंगे लेकिन ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उनको सेशन का लाभ देते हुए 31 मार्च 2025 तक होल्ड रखा जाए। लेकिन उनके बाद, मतलब इस 31 मार्च 2025 के बाद उनके जॉब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो जजमेंट दिया उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें मेंशन हैं। सिंगल बेंच ने भी यही जजमेंट दिया था, लेकिन सिंगल बेंच ने ये माना था कि जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो ATRE यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में ऐसे कैंडिडेट जो कि 90 से लेकर के और 96 के बीच में नंबर पाए हुए हैं, क्योंकि अगर 97 नंबर वो पाए रहते तो अनरिजर्व के बराबर होते और अनरिजर्व में उनको शामिल किया जाता। तो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ये कहा था कि ऐसे कैंडिडेट जो कि 90 से 96 नंबर के बीच में पाए हैं लेकिन फाइनल कट ऑफ 67.11 जो कि अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी का गया हुआ था, इससे भी ज़्यादा या फिर इसके बराबर भी है लेकिन ATRE में उनका मार्क्स 90 से 96 के बीच में है, वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। मतलब कि OBC हैं तो OBC में, SC हैं तो SC में, ST हैं तो ST में। लेकिन माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस जजमेंट को पलट दिया और ये कहा कि ऐसे कैंडिडेट जो 90 से 96 नंबर के बीच में पाए हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ATRE में जो उनको रिलैक्सेशन दिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी 90 नंबर पर क्वालिफाई हो पाएंगे, ये कोई आरक्षण नहीं है, ये माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा। और ये कहा कि ऐसे कैंडिडेट जो 90 से 96 के बीच में हैं और अगर उनका कट ऑफ इससे ज़्यादा है, मतलब फाइनल गुणांक इससे ज़्यादा है, तो वो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके और ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे। इस जजमेंट के बाद से बहुत भारी संख्या में अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के बाहर जाने का खतरा मंडराने लगा था। इसी जजमेंट को जो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया है, चैलेंज किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। 2 केस ऑलरेडी हो चुके थे और एक नया केस है जो कि लिस्ट हो चुका है 9 सितंबर 2024 को सुने जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो केस लिस्ट हुआ है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में लिस्ट हुआ है। बहुत अब इस मामले में आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की निगरानी में होने जा रही है। क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती है इसके बारे में डिटेल में तो बात करेंगे ही करेंगे। हाल ही में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, छत्तीसगढ़ PRT मामले, जो अपॉइंटेड BEd कैंडिडेट थे, उस जजमेंट में अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत बड़ी बातें कही गई हैं जो कि 69,000 में भी डायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि 69,000 में जो नई लिस्ट बन रही है उसमें ऐसे कैंडिडेट जो कि पहली बार लिस्ट में शामिल होंगे और BEd होंगे उनको लेकर भी जो DLED वाले कैंडिडेट हैं वो मामले को चैलेंज कर रहे हैं। तो बहुत परिस्थितियां विकट हो सकती हैं इन कैंडिडेट्स के लिए। डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक केस देख पा रहे होंगे जो कि 25 अगस्त 2024 को दायर किया गया था और इसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 38,554 ऑफ 2024। इस केस के पिटिशनर हैं श्री रवि कुमार सक्सेना जी, और जो रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं स्टेट ऑफ यूपी, और भी बहुत सारे रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। यहाँ पर टोटल पिटिशनर्स की संख्या अगर आप देखेंगे तो 52 है, और रिस्पोंडेंट में देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो सचिव होते हैं और विशेष सचिव होते हैं उनको भी यहाँ पर बनाया गया, और भी देख सकते हैं SCRT को बनाया गया है, PNP को बनाया गया है। ये सारे यहाँ पर एक तरीके से रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि बहुत सारे कैविएट इसमें दायर हुए थे, जिसमें DLED की तरफ से भी और ऐसे कैंडिडेट जो कि आरक्षण से संबंधित प्रभावित हो रहे थे वो सारे ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे इस बात को लेकर के कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो बिना हमारे पक्ष को सुने कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना दे दिया जाए। तो इन सभी पक्षों को भी कॉल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आकर के आप अपना पक्ष रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस केस के डिटेल के बारे में अगर बताने की कोशिश करूं तो ये केस कैसे फाइल हुआ है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया 13 अगस्त 2024 को, किस केस में 172 ऑफ 2023, ये वही वाला केस है जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था। यानी सीधे तौर पर जो हाईकोर्ट के डबल बेंच का द्वारा जो जजमेंट दिया
किया गया है, उसी जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। देखिए जजमेंट चैलेंज में यस लिखा है, तो सीधे तौर पर आरक्षण विसंगति मामले में जो डबल बेंच ने आदेश दिया है उसको चैलेंज किया गया है। अब सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो ये था कि 90 से 96 के बीच में जो कैंडिडेट हैं ये चूंकि आरक्षण का लाभ ले चुके हैं एटीआरई में, क्योंकि आरक्षण के अंतर्गत ही 90 नंबर पर ये क्वालिफाई किए हुए हैं, और इसलिए ऐसे कैंडिडेट जो 90 से 96 नंबर पाए हैं लेकिन फाइनल गुणांक उनका 67.11 है या फिर इससे ज़्यादा है, बावजूद इसके वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन डबल बेंच ने इस जजमेंट को पलट दिया और ये कहा कि एटीआरई में जो 90 नंबर पर क्वालिफाई हो रहा है कैंडिडेट वो आरक्षण नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन है, और इसलिए ऐसे कैंडिडेट जिनका नंबर 90 से 96 के बीच में है और कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और उनका अगर फाइनल गुणांक इतना या फिर इससे ज़्यादा है तो वो अपनी कैटेगरी में नहीं बल्कि ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे। अब यहां पर ये पूरा जो मामला है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की निगरानी में ये सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9 सितंबर 2024 को ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट शो किया जा रहा है, और देखिए किस बेंच में ये लिस्ट किया गया, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस जेबी जी की बेंच में और ऑनरेबल जस्टिस मनोज जी की बेंच में ये केस सुना जाएगा। ठीक है, तो अब ये मामला जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे आरक्षण विसंगति को लेकर के बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से फैली हुई हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आरक्षण 2 से 3 बार दिया जा रहा है एक भर्ती में। एक तो एज में उनको रिलैक्सेशन दिया गया, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो यूपी टेट या फिर सी टेट होता है उसमें उनको रिलैक्सेशन दिया गया, उसके बाद से एटीआरई में उनको रिलैक्सेशन दिया गया। इतनी रिलैक्सेशन, इतना आरक्षण कदम कदम पर जब दिया जा रहा है तो क्या इसे आरक्षण माना जाए, किस लेवल पर आरक्षण माना जाए, ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा केस बन चुका है, और निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो डिसीजन आएंगे वो आने वाली भर्तियों में नजीर साबित होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नई लिस्ट में बीएड कैंडिडेट आएंगे उनका क्या होगा। देखिए बीएड कैंडिडेट जो आएंगे, ये जो पूरा 69,000 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है वो 2020 में जो श्री रामशरण मौर्य वाला केस था जिसमें अंतिम आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसके आधार पर यह भर्ती कंप्लीट हुई है, और उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को राइटली अलाउ करने के लिए बात कहा था, जो कि उस समय डबल बेंच ने भी बीएड को राइटली अलाउ करने की बात कही थी, और उन्हीं के जजमेंट को बीएड के संदर्भ में अपहेल्ड किया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि 2020 में चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हुए हैं तो क्या अब इनको बाहर किया जा सकता है। देखिए 2 तरीके की कंडीशन उत्पन्न होंगी। पहला कंडीशन ये कि चूंकि 2020 के जजमेंट के हिसाब से इनको नया नियुक्ति नहीं मिल रहा है, अगर कोई लिस्ट बन भी रहा है तो उस लिस्ट में जो ऑलरेडी कैंडिडेट होंगे, जो बीएड वाले जो सेलेक्ट हो चुके होंगे, उनका ज्वाइनिंग नया नहीं हो रहा है, बल्कि वो इस प्रकार के पहले भी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि जब भी किसी मामले को लेकर के अगर नई ज्वाइनिंग करानी पड़े तो उनका ज्वाइनिंग डेट पहले वाला ही माना जाएगा, अगर वो लिस्ट में नई लिस्ट में भी आ रहे हैं तो। प्रॉब्लम किसके साथ होगा? प्रॉब्लम होगा उन कैंडिडेट के साथ जो कि नई लिस्ट में पहली बार शामिल होंगे और बीएड होंगे, क्योंकि उनका ज्वाइनिंग फ्रेश माना जाएगा और आज के डेट में माना जाएगा। और इसी बात को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ वाले मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात तो करेंगे ही करेंगे। उससे पहले जानना यह जरूरी है कि क्या एक ही आदेश के आधार पर एक बीएड कैंडिडेट एलिजिबल होगा और दूसरा बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ऐसा होगा? देखिए यहां पर आर्टिकल 14 अगर आप देखेंगे तो एक भर्ती में 2 नियम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो वहां पर भी आधे जो ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है और कुछ ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। वहाँ का जो शिक्षा विभाग है और वहाँ के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं सभी जिलों में, उनके द्वारा लगातार लिस्ट जारी की जा रही है ऐसे कैंडिडेट की जो कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइन किए हुए हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर आया उस क्लेरिफिकेशन के बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया वो बीएड को राइटली अलाउ करने की बात करता है, क्योंकि वहाँ पर बीएड एज ए एलिजिबल कैंडिडेट नोटिफिकेशन में शामिल था और कोई भी केस बीएड की तरफ से कोर्ट में नहीं ले जाया गया था, जिसे वहाँ पर जो मामला था सब्जेक्ट टू आउटकम था, लेकिन वो केस डीएलएड की तरफ से फाइल किया गया था और इसे हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना, क्योंकि बीएड अगर खुद से एलिजिबल होने के लिए कोर्ट के अप्रोच करता है और तब अगर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रखी जाती है तब उसे केवल सब्जेक्ट टू आउटकम माना है हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने। इन सब के बाद से एक ही भर्ती में, चूंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीएड को वहां पर सेफ कर रही है, लेकिन एक ही भर्ती में
11 अगस्त के बाद वाले ज्वाइन करने वाले को बाहर किया जा रहा है, वहाँ का शिक्षा विभाग उनको बाहर कर रहा है। अब जो छत्तीसगढ़ का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में इसी सब बातों को लेकर के बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस जजमेंट में अगर मैं आपको सीधे 10वें पैराग्राफ पर ले चलूँ तो आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ पर 10वें पैराग्राफ में अगर मैं पढ़ूँ, देखिए, वन ऑफ द आर्गूमेंट ऑफ लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट इज दैट दिस कोर्ट इन देवेश शर्मा हैड ओपेंड अ स्मॉल विंडो फॉर बीएड। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये पिटिशनर थे वो कौन थे, बीएड वाले थे छत्तीसगढ़ की तरफ से, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनको बाहर निकाल दिया था तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़ का जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ था, 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ था, सितंबर में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर यह कहा गया कि देवेश शर्मा की जो याचिका थी उसमें एक स्मॉल विंडो को ओपन किया गया है बीएड के लिए, और आगे यहाँ पर यह कहा गया है कैंडिडेट्स हु वर कॉल्ड फॉर सिलेक्शन एज बीएड वाज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इन रूल 2019 ऑफ as also in the notification of NCT until it was set aside such candidate cannot be called as ineligible। कहा यह जा रहा है कि वहाँ का जो अध्यापक सेवा नियमावली 2019 है उसमें बीएड को एलिजिबल माना गया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन में बीएड शामिल था, और एनसीटी की उस समय परिस्थितियाँ जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ छत्तीसगढ़ में वो भी एक तरीके से बीएड को शामिल कर रही थी। तो इस हिसाब से इनको इन एलिजिबल नहीं माना जा सकता, ये बीएड कैंडिडेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो साफ करती है कि जो राजस्थान से इसको कंपेयर किया जा रहा है, जो रीट वाला मामला था उससे जो कंपेयर किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। रीट में राजस्थान सरकार जो है वो गलती कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जब तक ये नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन क्वैश नहीं हुआ था उससे पहले ही वो बीएड को अलाउ नहीं कर रही थी वहाँ के रीट में, और इसलिए ये राज्य सरकार की गलती थी, राजस्थान राज्य सरकार की गलती थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा जी की याचिका में अपने जजमेंट में लिखा है और उसी जजमेंट को यहाँ पर कोर्ट करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। लेकिन राजस्थान का मामला अलग था और छत्तीसगढ़ का मामला अलग था, क्योंकि राजस्थान में बीएड को राज्य सरकार अलाउ नहीं कर रही थी अपने नोटिफिकेशन में, जबकि छत्तीसगढ़ जो है वो बीएड को अलाउ कर रही थी अपने नोटिफिकेशन में। तो दोनों मामले अलग हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम केवल राजस्थान हाईकोर्ट का जो फाइंडिंग था उसको कंफर्मेशन दे रहे थे, उसको अफर्म कर रहे थे। और यहां पर आप देख सकते हैं बीएड जो था वो एक वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं था राजस्थान में, ठीक है, उसको इग्नोर किया गया था। इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था कि चूंकि उस समय तक, यानी रीट जब 2019 में मामला चल रहा था उस समय तक जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन बाइंडिंग नेचर का था और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इसको क्वैश या फिर सेट असाइड नहीं किया गया था, तो राज्य सरकार बाउंड थी बीएड को शामिल करने के लिए। लेकिन उन्होंने बीएड को शामिल नहीं किया। राज्य सरकार का ये अगर नहीं शामिल करना था तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये रास्ता हो सकता था कि आप पहले इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करते और बीएड को शामिल नहीं करने का एक तरीके से प्रेयर करते। लेकिन आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बीएड को शामिल नहीं किया, वो बाइंडिंग नेचर का था, इस वजह से ये गलती हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी थी। इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सीधे कह रही है कि छत्तीसगढ़ में ये मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उस समय जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो ऑलरेडी क्वैश हो चुका था, और इसलिए यहाँ पर बीएड को एक तरीके से क्वालिफाइड नहीं माना जा सकता। और ये सब बातें ये देवेश शर्मा में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बातें चल रही थी वो एक तरीके से आर्गूमेंट जो बीएड की तरफ से दिया जा रहा था वो पूरी तरीके से मिसकंसीव्ड था, यानी पूरी तरीके से उलझाया जा रहा था जानबूझ करके कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसको नकार दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बात को इन्होंने 8 अप्रैल 2024 के अपने क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में भी ये सभी बातें कही हैं। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है छत्तीसगढ़ वाले मामले में, आप स्क्रीन पर देखिए, कहा यह जा रहा है द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस प्रायर टू 11 अगस्त 2023 इज नॉट मटेरियल। यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 11 अगस्त 2023 के पहले कंप्लीट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कैंडिडेट को
वो कट ऑफ डेट के बाद नहीं होनी चाहिए। देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इज द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच इज सर्टेनली आफ्टर द कट ऑफ डेट। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस 11 अगस्त 2023 के पहले कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वहां की राज्य सरकार ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि जो भर्तियां हो रही थी उसका जो लिस्ट बनाना था या फिर जो भी प्रशासनिक कार्य थे वो हमने 11 अगस्त के पहले कर लिया था, मतलब कि जजमेंट के पहले कर लिया था। हमने सिर्फ इनको ज्वाइनिंग बाद में दी है, इनको अपॉइंटमेंट बाद में दी है, सितंबर में दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस प्रायर टू 11 अगस्त 2023 इज नॉट मटेरियल, यानी आप सिलेक्शन प्रोसेस कब कंप्लीट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा जो है, कैंडिडेट जो है, वो ज्वाइन कब कर रहा है, अपॉइंटमेंट कब उसका हो रहा है शिक्षा विभाग में, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर उसका अपॉइंटमेंट कट ऑफ डेट यानी 11 अगस्त के बाद हो रहा है तो वो वैलिड नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ वाले मामले में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है। अब इन सब के बाद से 69,000 वाले परिप्रेक्ष्य में भी ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन यहां पर मैं बिल्कुल बता दूं कि देखिए, छत्तीसगढ़ वाला जो मामला है और जो उत्तर प्रदेश का 69,000 वाला मामला है, दोनों अलग है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप देखेंगे तो 2020 में रामशरण मौर्य वाले में बीएड को राइटली अलाउ कहा था, लेकिन वहां पर चीजें अलग थी, क्योंकि वहां पर 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था रामशरण मौर्य वाले केस में, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में। वहां पर जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें संशोधन बाद में किया गया परीक्षा के, इसी बात को केवल वहां पर चैलेंज किया गया था, जिसको कंफर्म किया माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी। छठे चरण की शिक्षक भर्ती में बातें ये लिखी गई हैं कि रामशरण मौर्य वाले केस के बारे में और जो देवेश शर्मा जी की याचिका है उसके बारे में, कि दोनों केस अलग है। ठीक है, तो यहां पर अब जो पहले से पॉइंटेड है उनके फेवर में तो पहले के जजमेंट हैं कि उनको अगर ज्वाइनिंग मिलनी होगी तो उनका ज्वाइनिंग डेट चूंकि पहले वाला ही कंसीडर किया जाएगा तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त से पहले माना जाएगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि बीएड हैं और नई लिस्ट में आएंगे, उनका अपॉइंटमेंट चूंकि इस डेट से बाहर हो रहा है और इसी वजह से यहां पर थोड़ा सा उनके लिए डाउट जरूर होगा कि उनको किस प्रकार से राज्य सरकार कंसीडर करेगी। क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, आपको आर्टिकल 14 को भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 16 को भी ध्यान रखना है कि एक ही भर्ती में दो नियम नहीं हो सकते। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक ही भर्ती में दो नियम चल रहे हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर के और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ सकती है, स्पेशली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के। तो ये एक तरीके से ठीक ही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी की बेंच में गया हुआ है, तो और ज़्यादा तस्वीर साफ होगी। और साथ ही साथ आरक्षण विसंगति वाला जो मामला है वो भी क्लियर होगा कि बच्चे को, अगर कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो क्या उसे रिलैक्सेशन माना जाए या फिर आरक्षण माना जाए। और इन सभी चीज़ों को लेकर के जो जजमेंट है वो बहुत बड़ा नज़ीर साबित होगा आने वाली भर्तियों में भी, क्योंकि आने वाली भर्तियों में भी एटीआरई होगा ही होगा, यूपी टेट होगा ही होगा। तो एक बार आरक्षण या फिर रिलैक्सेशन दिया गया तो क्या आगे की भर्तियों में उनको रिलैक्सेशन को कंटिन्यू रखा जाए या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। अगर एक बार उन्होंने रिलैक्सेशन ले लिया है तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी इस केस से। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।